जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी हिंदी की श्रृंखला चल रही है और हिंदी की श्रृंखला में हम बात किसकी कर रहे हैं? अभी शब्द विचार को देख रहे हैं हम। किसको? शब्द विचार को। शब्द विचार में देख रहे हैं हम अभी विकारी शब्दों को। किसको? विकारी शब्दों को। और विकारी शब्द कुल कितने होते हैं? तो विकारी शब्दों की संख्या है 4। बात किसकी किसकी हम कर चुके हैं पहले की क्लासेस में? तो हम बात कर चुके हैं संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, हम बात कर चुके हैं विशेषण के बारे में, और हम बात आज कल किसके बारे में किए थे? क्रिया के बारे में। और अभी क्रिया की जो अभी बचे हुए पॉइंट हैं उनको देखेंगे। आज हम लोग और बात करेंगे क्रिया के जो बचे हुए पॉइंट थे। तो विकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के बदलने पर बदल जाएं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के बदलने पर बदल जाएं, उन्हें बोलते हैं हम विकारी शब्द। विकारी शब्द कुल कितने हैं? 4 विकारी शब्द हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात कर चुके हैं हम, क्रिया की भी बात कर चुके हैं। और क्रिया में हमने क्या देखा था अभी? क्या? क्रिया के भेद में देखा था हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया। क्या? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देख चुके हैं हम कल की क्लास में। और आज क्लास में देखने वाले हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, है ना? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर हमने क्रिया कितनी देखी थी? तो कुल कितनी क्रियाएं थी? 8 क्रियाएं थी। कौन कौन सी? वो 8 क्रियाएं पहली कौन सी थी? पहली थी सामान्य क्रिया। दूसरी थी संयुक्त क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या था? एक क्रियापद था और एक कार्य था। संयुक्त क्रिया में क्या था? 2 क्रियापद थे, एक कार्य था। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था? कर्ता काम को ना करके, कर्ता जो था वो काम को ना करके किससे काम करा रहा था? दूसरे से काम करा रहा था, तो उसे हम क्या बोल रहे थे? प्रेरणार्थक क्रिया। और संयुक्त क्रिया में तो बताया भी, जैसे 2 क्रियापद एक कार्य, इसमें एक क्रिया एक कार्य। प्रेरणार्थक में क्या था? कर्ता काम ना करके दूसरे से काम करवा रहा था। वैसे ही एक था पूर्वकालिक क्रिया। क्या? पूर्वकालिक क्रिया में क्या था? 2 क्रियापद और 2 कार्य थे। देखिए, सामान्य क्रिया में एक क्रिया एक कार्य, संयुक्त क्रिया में 2 क्रियापद एक कार्य। इसको उदाहरण हम सब देख चुके हैं। और प्रेरणार्थक में कर्ता कार्य ना करके दूसरे से करा रहा था। पूर्वकालिक क्रिया में 2 क्रियापद 2 कार्य। पांचवा कौन सा था? पांचवा था कृदंत क्रिया में क्या था? जो धातुओं को हम लोग ना बना के, जो धातु में हमने ना प्रत्यय लगा के क्रिया बना रहे थे, क्रिया क्या था? धातु में ना प्रत्यय लगाकर, अगर हम धातु में ना प्रत्यय लगाए तो क्रिया बनता है। लेकिन कृदंत में क्या था? ना प्रत्यय के अलावा हम कुछ और प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाए, तो वे क्रिया कौन से कहलाते हैं? कृदंत क्रिया। वैसे ही छठवा क्या था? नाम धातु क्रिया। क्या? इसमें जो नाम है वह धातु के रूप में रहेगा। तो नाम क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम जितने भी हैं उन्हें नाम बोलते हैं। वो नाम में आप प्रत्यय लगाएंगे। नाम में प्रत्यय लगाकर क्या बनाना है? आपको क्रिया बनाना है। नाम में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाना है। जैसे कि चमक था, लज्जा था, तो चमक का चमकना हो गया था। वैसे ही अब 7वां हमारा क्या है? सहायक क्रिया। यह क्या करता है? मुख्य क्रिया की सहायता करता है, इसलिए इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। और यह क्या करता है? यह काल को बताता है। वाक्य में जो काल रहेगा उसको बताता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। आप जानते होंगे जो पढ़े थे। और 8वां है सजातीय क्रिया।
सजातीय क्रिया। इसमें क्या रहता है, इसमें जो कर्म रहता है और क्रिया दोनों एक ही जाति के रहते हैं, मतलब एक ही धातु के रहते हैं। वैसे क्या होता है, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म और क्रिया। तो कर्ता और जो कर्म रहते हैं वो सामान्यतः संज्ञा या सर्वनाम के होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। लेकिन सजाति में क्या होता है, जो ये कर्म है वह कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बने होते हैं, एक ही धातु से बने हुए होते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज क्या है, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हमने प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद देख चुके हैं। अब आज देखने वाले हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो होते हैं 2 भेद। कौन कौन से, एक होता है कर्म, क्या कर्म आपको दिख रहा है, एक मतलब कर्म होगा, एक में कर्म रहेगा, एक में कर्म नहीं रहेगा, है ना। जिससे क्या होता है, कोई चीज़ सही होती है, कोई चीज़ गलत होती है, केवल 2 ही होते हैं। वैसे ही कर्म क्या होगा, एक में कर्म रहेगा, एक में कर्म नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। तो आप जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसे बोलेंगे अकर्मक। इसको और अच्छे से समझेंगे भी, है ना। और ये है सकर्मक, क्या, अकर्मक, सकर्मक। अब मैं इसको और इसके टुकड़े करेंगे हम लोग, आधन कर्मक, आधन कर्मक, और इसको करते हैं साधन कर्मक। कैसे, अब देखिए, आधन कर्म मतलब कर्म नहीं है, आ का मतलब क्या होता है, नहीं। अब कैसे, अब मैं आ का मतलब क्यों नहीं बोलूं, अरे भाई आप देखिए, आप बोलते हैं अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका नाथ नहीं है। ना का मतलब, आ का मतलब क्या है, ना आ रहा है। आप वैसे ही बोलते हैं अकाल, अकाल, जिसका काल नहीं है। वैसे ही बोलते हैं आप अहित, अहित, जिसमें हित नहीं है। तो देखिए क्या है, नहीं शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है, या फिर आ का अर्थ बोलेंगे तो आ अगर उपसर्ग के रूप में उपयोग किया जाता है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगने वाला। तो शब्द के पहले क्या लग रहा है, ये उपसर्ग, और अगर उपसर्ग में अ लगा रहता है तो उसका अर्थ किस रूप में होता है, उसका अर्थ होता है हमेशा नहीं के रूप में, नहीं के रूप में। तो ये क्या बोल रहे हैं, अब अगर आप इस अकर्मक का, क्या इस अकर्मक का आप अर्थ निकालना चाहेंगे तो क्या है, जिसमें कर्म नहीं है, क्या, जिसमें कर्म नहीं है। इसका अर्थ क्या निकल रहा है अकर्मक का, जिसमें अर्थ नहीं हो। और सकर्मक, सकर्मक का मतलब, स का मतलब क्या होता है, हमेशा साथ होता है, साथ। बहुत सारे शब्दों के बीच के सामने में क्या स लगा रहता है, स का मतलब होता है साथ। जैसे कल हम देख रहे थे सजातीय, सजातीय, जिसमें क्या था, 2 धातुएं, 2 धातुएं, 2 धातुएं कौन कौन सी, 2 धातुएं मतलब जो क्रिया थी और जो कर्म था, उनमें क्या है, उनका जो जाति रहेगा वो जाति रहेगा, उसमें धातुएं सेम रहेंगी, मतलब धातुएं साथ रहेंगी। कैसे, जैसे कि हमने देखा था राम ने पढ़ाई पढ़ी, आपने सजाती में क्या देखा था, राम ने पढ़ाई पढ़ी। तो देखिए इसका जो धातु था और इसका जो धातु था, दोनों का धातु एक था। मतलब अगर एक ही जाति का, एक ही जाति का मतलब साथ में हो, है ना। तो स का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स का मतलब हो रहा है साथ में, तो साथ में कर्म होना। तो जिस वाक्य में साथ में कर्म नहीं रहेगा वो अकर्मक होगा, और जिस वाक्य में साथ में कर्म रहेगा उसे बोलेंगे सकर्मक। जिसमें कर्म नहीं उसे बोलेंगे अकर्मक, जिसमें कर्म रहेगा उसे बोलेंगे सकर्मक। अगर हम इसको उदाहरण से देखना चाहें और क्लियर हो जाएगा, 2 उदाहरण लेते हैं हम। पहला लेते हैं हम एक सामान्य सा, मोहन हिंदी पढ़ता है, मोहन हिंदी पढ़ता है, और मैं बोलता हूँ
मोहन सोता है। मोहन सोता है। अब आप ये बताइए कि हमेशा जो वाक्य रहता है, वाक्य में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। वाक्य में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाक्य में 3 चीज़ें मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। क्या क्या? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता किसको बोलते हैं? काम के करने वाले को, जो काम करता है उसे। मतलब जैसे कि आपने कल पढ़ाई किया तो कर्ता कौन है? काम करने वाला कौन है? आपने किया ना, तो आप हैं कर्ता। और कर्म क्या किया? आपने पढ़ाई करने का काम किया। काम क्या किया? आपने पढ़ाई करने का किया है, ठीक। और क्रिया है, आपने कल पढ़ाई किया और क्या? हिंदी पढ़ा, तो कौन सा काम? हिंदी का काम किया है। और क्रिया क्या है? आपने पढ़ने का किया है। तो क्रिया, कर्म और कर्ता हर वाक्य में देखने को अक्सर मिलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कर्म नहीं रहता, केवल क्रिया और कर्ता बस रहते हैं। तो जब कभी कर्ता, कर्म और क्रिया रहेंगे तो जो क्रिया है वह हमेशा अपने से पहले वाले शब्द पर अपना प्रभाव डालती है। क्या? जो क्रिया होती है, जैसे कि पढ़ने की क्रिया होती है, तो पढ़ने की क्रिया क्या है? यहाँ क्रिया क्या है? पढ़ना है ना। किसी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ना है। और क्या बोलते हैं? क्रिया जो है वह अपने से पहले वाले शब्द पर हमेशा अपना प्रभाव डालती है। तो क्या है? यहाँ पे क्रिया ये हो गया, और इसके पहले शब्द कौन सा है? हिंदी है। तो अपना प्रभाव ये कहाँ पे डालेगी? अपना प्रभाव डालेगी हिंदी पे। और ये क्या है? मोहन कर्ता हो गया, और हिंदी क्या है? हिंदी कर्म है, और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो जब क्रिया कर्म पर प्रभाव डालती है, देखिए यहाँ पे क्रिया है, यहाँ पे कर्म है और यहाँ कर्ता है, तो क्रिया हमेशा अपने से पहले वाले शब्द पर प्रभाव डालती है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। क्या करती है क्रिया? क्रिया हमेशा अपने से पहले वाले शब्द पर प्रभाव डालती है। तो जब पढ़ने का भाव किसमें प्रभाव किस पे डाल रही है? हिंदी। पढ़ना है लेकिन क्या? हिंदी। तो प्रभाव किसे पढ़ रहा है? हिंदी में पढ़ रहा है। जब क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ेगा, कर्म पर प्रभाव पड़ेगा मतलब कर्म के साथ में है, तो क्या हो जाएगा? ये क्या? सकर्मक हो जाएगा। अब अगर दूसरे उदाहरण को देख लें कि मोहन है, ये कर्ता हो गया, और मैं सोता है। अभी जो सोता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोता है क्या है? ये क्रिया हो गई, किसी काम का करना या होना। अब होना क्या है? अब देखिए सोता क्या है, देखिए क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे सोने की क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? सोने की क्रिया हो रही है। तो सोता क्या हो जाए? क्रिया। अब यहाँ पे तो कर्म है नहीं, कर्म कहीं पे है नहीं, तो क्या ये जो क्रिया है वह क्रिया अपना प्रभाव कहाँ पर डालेगी? कर्ता पर डालेगी। तो जब क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डाले उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या? जब क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डाले, जब कर्म नहीं रहेगा। अगर कर्म रहेगा तो सीधी सी बात है क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर डालेगी। अगर कर्म नहीं है तो क्रिया अपना प्रभाव किस पे? कर्ता पर डालेगी। तो जब क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डालती है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो गया? मोहन सोता है, सोना अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। और सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो गया? मोहन हिंदी पढ़ता है। तो आप लोग को वैसे समझ में आ गया होगा इस उदाहरण से। अगर हम लोग कुछ उदाहरण लें किसका? अकर्मक का, कि अकर्मक में कौन कौन से शब्द आते हैं मुख्यतः। मैं बोलता हूँ चलना, बोलता हूँ सोना, नहाना, उड़ना, हंसना, रोना आदि। ठीक है। अगर मैं सकर्मक का उदाहरण लेना चाहूँ तो सकर्मक में खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप इसके शब्द बनाना चाहेंगे, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं फिर देखते हैं। आप इसके उदाहरण लें। अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि राम चलता है
राम चलता है। ठीक है। सोनू सोता है, सोनू सोता है। वैसे ही राजू नहाता है, नहाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या क्रिया है, लेकिन क्रिया के साथ में कर्म नहीं है। तो जो हमेशा क्या होगा, चलना, सोना, नहाना, उड़ना, हंसना, रोना, ये जो चीज़ें रहती हैं वो किस में आती हैं, अकर्मक में आती हैं, अकर्मक में। और रुकिए, अभी आपको अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ों को, इसको हम लोग और उदाहरण से देखेंगे तो इसको आप समझने की कोशिश करिए। ये चीज़ें हम लोग कितना रटेंगे, क्योंकि हमारे पास देखिए इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, वैसे ही आप इतना मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, रीजनिंग हो गया, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कभी कभी रटनी पड़ती हैं। तो आप कितना रटेंगे, आप हिंदी को भी रटेंगे, फिर इंग्लिश को भी रटेंगे, कितना रटेंगे। तो आप जितना ज़्यादा हो सके फोकस करिए किस पे, समझने पे, जितना ज़्यादा हो सके। तो हमारी जो हम लोग जैसे हिंदी अभी पढ़ भी रहे हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। किसको, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो देखेंगे आपका जो उदाहरण है, आपको उदाहरण देखेंगे तो वहाँ से आपका सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उदाहरण देखेंगे, आपसे सारे उदाहरण, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक रहेगा, आप बहुत फॉर्मूले कर लिए, बहुत सारा परिभाषा याद कर लिया, बहुत सारे प्रकार याद कर लिए, बहुत सारे उदाहरण देख लिए, किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो फोकस कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और परीक्षा हाल में हमें ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी ये चीज़ें जनरली क्या होता है, किसमें आती हैं या कर्मक में आती हैं। और ये चीज़ें जैसे कि हमने बोल दिया मोहन आम खाता है, क्या आम खाता है भाई, मोहन आम खाता है क्या। और बोल दिया राजू शरबत, शराब मत समझ लीजिएगा इसको, शरबत है, शरबत पीता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये क्रिया है और ये कर्म है। तो क्रिया का प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है, क्रिया का प्रभाव पर कर्म पर पड़ रहा है। अब अगर आप बोलेंगे कि सोना है, अब मैं सोने के पहले भी कुछ सब जोड़ दूँ, यहाँ पे सोना है तो सोनू कैसा सोता है। अरे भाई कैसा सोता है, सोता है ना वो। अब उसके लिए तो होगा नहीं कि सोनू बिस्तर पर सोता है या फिर और कुछ सोता है बिस्तर पर सोता होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे बताए क्या सोनू सोता है, कहाँ सोता है भाई, क्यों सोता है, छोड़ो ना उसको। लेकिन यहाँ पे क्या है, आम खाता है भाई, खाता है लेकिन क्या खाता है भाई, आम खाता है। सोता है, क्या सोता है। अगर आप इसको अकर्मक और सकर्मक में यही दिक्कत रहता है क्या, कि अकर्मक में और सकर्मक में आप क्या प्रश्न पूछते हैं, अगर क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो उसे आप क्या बोलते हैं, सकर्मक मान लेते हैं। और क्या प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आप उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक। अगर देखिए यहाँ पे बोलते हैं राजू नहाता है, अरे क्या नहाता है, तो उसको कुछ उत्तर ही नहीं मिल रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। राजू सोनू सोता है, क्या सोता है, अरे भाई इसका भी उत्तर नहीं मिला, इसको भी छोड़ दो। अब राजू चलता है, क्या चलता है, इसका भी उत्तर नहीं मिला। मतलब ये चीज़ें किस में आ जाएंगी, अकर्मक में आ जाएंगी। अगर मैं इसी को बोलता हूँ मोहन आम खाता है, तो क्या खाता है, अरे भाई आम खाता है, क्या आम खाता है, वो क्या खाता है, आम खाता है। क्या पीता है, शरबत पीता है। यहाँ पे क्या बोलते हैं आप, राजू क्या नहाता है, राजू क्या नहाता है का मतलब क्या समझ में आएगा आपको, अरे भाई नहा रहा है, वो नहाता है। तो यहाँ पे क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए राजू क्या पीता है, शरबत पीता है। जब क्या का उत्तर मिल रहा है तो उसे आपने क्या बोला, उसे सकर्मक बोला। और जब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपने उसे बोला अकर्मक। चलिए इसमें भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, इसको और आसानी समझने का प्रयास करते हैं। अगर थोड़ा सा क्या कठिन प्रश्न पूछता है इसमें सकर्मक और अकर्मक पहचानने में, तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे पेपर हॉल में, उसको देखते हैं।
एक दूसरा विधि है। यह क्या बताता है? यह भी बताता है कि कौन सा क्रिया अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक। अगर हम इसको समझने के लिए एक उदाहरण लें, कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने बोला राजेश, क्या राजेश चलता है, क्या राजेश चलता है, पहला हो गया, ठीक। और मैंने बोला राजेश अखबार पढ़ता है, क्या अखबार पढ़ता है, यह दूसरा उदाहरण हो गया। फिर मैंने बोला राजेश धीरे पढ़ता है, धीरे पढ़ता है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, ये भी पहचानने की विधि है कि कौन सा क्रिया सकर्मक है, कौन सी क्रिया अकर्मक। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यह क्या हो गया? कर्ता हो गया। ये क्या हो गया? कर्ता। आपको क्या दिख रहा है? कर्ता। किसी भी वाक्य में क्या क्या चीजें रहती हैं? कर्ता, कर्म, क्रिया। हो सकता है कभी कभी कर्म ना हो, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, राजेश चलता है। राजेश क्या हो गया? कर्ता हो गया। और चलता है यह हो गई क्रिया। तो कर्ता और क्रिया तो हो गई, और यहाँ पे कर्म तो है नहीं, कर्म नहीं है, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे? सीधे से बोल देंगे आप, ये तो अकर्मक है। सीधे आप टिक करेंगे वहाँ पे अकर्मक। चलिए अब अगर दूसरे उदाहरण पे आते हैं हम, देखें यहाँ पे राजेश अखबार पढ़ता है। राजेश क्या हो गया? ये भी कर्ता हो गया। अब पढ़ता है, या यह क्या हो गया? क्रिया हो गई। ये पढ़ता है क्या है? यह क्रिया हो गई। और अखबार, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, क्या आपने क्या किया यहाँ पे? क्या का अगर क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे क्या पढ़ता है भाई, वो क्या पढ़ता है, आप बोलेंगे अखबार पढ़ता है। चलिए अगर आपने क्या प्रश्न नहीं पूछा, अगर आप क्या प्रश्न पूछना ही भूल गए उससे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या देखा, किसी भी वाक्य में क्या होता है? कर्ता होता है, कर्म होता है, क्रिया होती है। आपने कर्ता देख लिया, क्रिया देख लिया। और यहाँ पे अखबार, अखबार क्या है? आपको पता है कि अखबार क्या है? कर्म है, क्योंकि वो पढ़ रहा है, क्रिया कर रहा है, तो कुछ ना कुछ कर्म होगा। तो वह क्या कर्म कर रहा है? अखबार पढ़ने का कर्म कर रहा है। तो जब वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो, तो वह वाक्य क्या हो जाता है? सकर्मक हो जाता है। हमें पता है कि क्रिया के पहले, क्रिया क्या करती है? हमेशा अपने से पहले वाले शब्द पे अपना प्रभाव डालती है। तो क्रिया अपने से पहले वाले शब्द पर जब अपना प्रभाव डाली, तो वह कौन सा शब्द है? यहाँ पे देखिए कर्म है, और अखबार है, अखबार क्या है? कर्म है। इस वजह से यह सकर्मक हो जाएगा। चलिए तीसरा उदाहरण में भी राजेश को आप कर्ता कर दीजिए, और पढ़ता है इसको कर दीजिए क्रिया। और आप धीरे है, आप धीरे क्या बोलेंगे? कर्म, है ना। आप क्या बोलेंगे? कर्ता है, और क्रिया के पहले कर्म ही आता, तो आप इसे क्या बोलेंगे? कर्म है। लेकिन ये कर्म है क्या? कर्म किसे बोलते हैं? जो कुछ किया जाता है भाई, कोई काम हो रहा है क्या? अरे भाई धीरे क्या होता है? देखिए कर्म क्या होता है, हमने क्या देखा था अभी, जो कर्ता और कर्म, कल भी हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। कर्ता और कर्म दोनों क्या होते हैं? हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। कर्ता और कर्म दोनों हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम मतलब आप बोलेंगे नाम, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम मतलब नाम, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ ठीक है ये धीरे एक संज्ञा या सर्वनाम हो गया, चलिए इसको भी बोल दिए हम कि धीरे संज्ञा सर्वनाम हो गया। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि धीरे संज्ञा सर्वनाम हो गया। अब आपको ये पता है हम क्या देख रहे हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो जब ये संज्ञा सर्वनाम, इसको हमने मान ही लिया है कि ठीक है संज्ञा सर्वनाम है, अब देखेंगे इसे। तो संज्ञा सर्वनाम में क्या होता है? जब हम लोग देखते हैं क्या संज्ञा सर्वनाम में किसी भी प्रकार का क्या लिंग वचन कारक और लिंग वचन कारक और काल, लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करेंगे, लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करें तो उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये भी समझ में नहीं आया मान लीजिए आपको, है ना। क्या बोलते हैं विकारी शब्द? जब भी
वे शब्द जो लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करने पर, है ना, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करने पर उनके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, अगर राजेश है, मैंने बोला यहाँ पे राजेश धीरे पढ़ती है, हमने क्या कर दिया, ये जो इसका लिंग था उसको चेंज कर दिया, लिंग चेंज कर दिया, है ना, लिंग चेंज कर दिया। तो देखिए राजेश, अभी अभी तक क्या था, राजेश पुल्लिंग में आ रहा था, तो देखिए नाम भले राजेश है, हो सकता है ये लड़की का भी नाम हो। ठीक है, अभी तो जब ये पढ़ता है यह बता रहा था, मतलब ये पुल्लिंग था। अब पढ़ती है कर दिया, पढ़ती है कर दिया, मतलब ये सीधी सी बात है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ती है ये स्त्रीलिंग हो गया। तो आपने क्या देखा, जब भी कभी लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करें तो वे शब्द बदल जाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम बदल जाना चाहिए था, क्या है, ये बदलते हैं ना संज्ञा सर्वनाम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बदला, क्या बदला, क्या, ये नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। आप धीरे कभी भी, आप इसको अगर आप बहुवचन बनाना चाहें तो कभी हुआ क्या, धीरो, धीरे धीरे, कुछ होता है क्या, धीरे का धीरे ही रहेगा। अगर आप इसका लिंग बदलना चाहें तो लिंग बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा ना। वचन बदलना चाहेंगे तो वचन भी नहीं बदलेगा, कारक बदलना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब आप कुछ भी बदलना चाहें इस धीरे का, यह कभी नहीं बदलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यह क्या है, बदल नहीं रहा है ना, तो आप इसे क्या बोलेंगे, अव्यय। जो लिंग वचन कारक और काल के बदलने पर नहीं बदलते हैं उसे बोलते हैं हम अव्यय। अव्यय हम लोग अगली क्लास से देखेंगे। तो जो लिंग वचन कारक और काल के बदलने पर नहीं बदले उन्हें बोलते हैं अव्यय। देखिए यहाँ पे क्या बदला है, क्रिया हम पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ता, पढ़ता है, और आपने अगर इसका लिंग बदल दिया, पढ़ता है से अगर लिंग बदला तो पढ़ती हो गया। मतलब देखिए क्रिया क्या है, विकारी शब्द है, लेकिन धीरे तो बदले ही नहीं। आप धीरे को कुछ भी अगर बदलना चाहें तो कभी नहीं बदलेगा, यह अव्यय होगा। और देखिए धीरे क्या होता है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगर आप इसको और समझना चाहें, देखिए धीरे पढ़ती है, या फिर यहाँ पे देखिए धीरे पढ़ता है, राजेश क्या है, धीरे पढ़ता है, पढ़ता है क्रिया है, और यह उसकी विशेषता बता रहा है। आप देखिए क्या बता रहा है, धीरे पढ़ने की विशेषता बता रहा है भाई, वह धीरे पढ़ रहा है, क्या क्रिया तो है लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे। तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ना कि कर्म। तो आप इसको जो धीरे था आप इसको कर्म नहीं कर देंगे, वहाँ पे आपको यह पता करना पड़ेगा क्या इसके लिंग वचन कारक और काल में परिवर्तन करने पर इसमें परिवर्तन हो रहा है क्या। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम अव्यय। अगर परिवर्तन हो रहा है तो वही वो किस में आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी में भी आ सकता है, तो वह फिर कर्म में आ जाएगा। अगर संज्ञा सर्वनाम में आया मतलब उसे आप कर्म बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे अखबार रहता, मैं बोलता राजेश अखबार पढ़ता है, तो यहाँ पे अखबार जो रहता, अब अखबार का अब पता है कि अखबार का क्या कर सकते हैं हम, अखबारों को पढ़ता है भाई, वो बोल देता कि ना अखबार है, क्या होता है अखबार का अगर वचन बना चाहे तो अखबार का आप देखते हैं ना, अखबारों का संकलन, जैसे हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है न्यूज़पेपर। अगर एक है अखबार तो आप बोलेंगे न्यूज़पेपर, अगर बहुत सारे हैं तो न्यूज़पेपर्स बोलते हैं। वैसे अखबार है तो अखबारों बोलते हैं, प्रमुख अखबारों की सुर्खियाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वचन बदल जाता है, एक वचन है अभी, बाद में बहुवचन में बदल जा रहा है। तो क्या लिंग वचन कारक काल किसी में भी अगर परिवर्तन करें, अगर वो बदल जाए तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं हम विकारी शब्द। तो यहाँ पे ये बदल जा रहा है मतलब ये कर्म होगा, और यहाँ पे ये बदल ही नहीं रहा है भाई, नहीं बदल रहा है, इस वजह से यह अव्यय हो जाएगा। और अव्यय में क्या है, क्रिया विशेषण हो जाएगा ये, क्योंकि क्रिया की जो क्रिया है, क्या पढ़ने की क्रिया है, उसको बता रहे हैं कि यह धीरे से पढ़ता है, धीरे पढ़ता है, तो क्रिया विशेषण हो गया। और क्रिया विशेषण हो गया तो ये कर्म तो होगा नहीं, और जब ये कर्म नहीं होगा तो कर्ता जो क्रिया का प्रभाव है वह किस पे पड़ेगा, राजेश पे पड़ेगा, किस पे, राजेश पे। तो यह क्या होगा, आप इसे क्या बोलेंगे, आकर्मक। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डीप में हम गए और उसको सीखे, बस सीखे क्या है, वो चीज़ें जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, रोज़ बोलता हूँ, क्या विकारी शब्द क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या होती हैं, वही चीज़ों को हमने देखा यहाँ पे बार बार उसी चीज़ को बोल बोल के
ये चीज़ें आपके दिमाग में बस जाए पूरी तरह से। तो राजेश धीरे पढ़ता है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको लिंग वचन के अनुसार बदला। अगर बदल गया तो वह विकारी शब्द में आ गया, और विकारी शब्द में तो वो कर्म हो गया। अगर नहीं बदलता, देखिए नहीं बदला ये तो अव्यय में आ गया, अव्यय में आ गया मतलब ये कर्म नहीं होगा। बस 2 ही लाइन की चीज़ें थी, लेकिन हमने उसमें इतना काट पीट किया। चलिए, ये हो गया कि पहला क्या था, आपने क्या प्रश्न करके पूछा, ठीक है। आपने उसमें भी अगर आंसर नहीं मिला तो आपने क्या किया, उसका कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया, यहाँ से उत्तर लाने का प्रयास किया कि वह अकर्मक होगा कि सकर्मक होगा। और अकर्मक सकर्मक पता ही है, जिसमें कर्म नहीं रहेगा वह अकर्मक, जिसमें कर्म रहेगा वो सकर्मक। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए एक और तरीका देखते हैं, उसके बाद फिर क्लास हम लोग बंद करेंगे। अगर हम लोग फिर से अपने पुराने उदाहरण में आते हैं, एक ही उदाहरण को उसका ही पोस्टमार्टम करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग किस में थे, राजेश अखबार पढ़ता है, और यहाँ पे दूसरा है राजेश पढ़ता है, ठीक है, राजेश पढ़ता है। अब यहाँ भी आपको देखना है कि यह सकर्मक है कि अकर्मक है, और यह सकर्मक की अकर्मक है। आपने क्या किया, तो इसमें आपको यह देखना है, क्या ध्यान देना है आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो वाक्य दे रहेंगे वो वाक्य को पहले आप भूतकाल में बदल दीजिए। आप पहले इन्हें भूतकाल में बदल दीजिए बिना सोचे समझे। अगर वह विधि आपको याद नहीं है तो आप इन्हें भूतकाल में बदलिए। अब भूतकाल में आप इन्हें बदलेंगे, राजेश अखबार पढ़ता है, तो आपने क्या बोलेंगे इसे, राजेश ने अखबार पढ़ा, यही बोलेंगे ना। देखिए अभी क्या है, अभी वो वर्तमान स्थिति है, राजेश अखबार पढ़ता है मतलब वर्तमान अभी पढ़ रहा है वो। अब भूतकाल में बदलेंगे तो क्या बोला आपने, राजेश ने अखबार पढ़ा, और राजेश पढ़ता है, इसका भूतकाल करेंगे तो इसको बोलेंगे आप राजेश पढ़ा। राजेश पढ़ा या राजेश पढ़ता था, आप यहाँ भी ये भी कर सकते थे, पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता है या पढ़ता था, ठीक है। अगर पढ़ता है तो यहाँ पे आप उसका भूतकाल करेंगे तो पढ़ा या फिर पढ़ता था। आप आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी वाक्य में कर्ता के साथ अगर हम जब इसे भूतकाल बनाएंगे, अगर कर्ता के साथ में ने शब्द जुड़ जाए, क्या कर्ता के साथ में ने शब्द जुड़ जाए, तो वह क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। उसमें वह वाक्य जो रहेगा वह हमेशा सकर्मक क्रिया में को दर्शाएगा, मतलब उस वाक्य में हमेशा सकर्मक क्रिया रहेगी, ठीक है। अगर हम बोलें कि इसमें देखिए, इसमें ने है क्या, इसमें ने नहीं छुपा हुआ है, ने कहीं भी नहीं है। तो राजेश ने पढ़ता था, ऐसा थोड़ी ना करेंगे आप, राजेश ने पढ़ता थी तो पूरा वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। तो जिस शब्द में या जिस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है ना, अगर आप उसको भूतकाल बनाएं और उसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ, जब ने का प्रयोग नहीं हुआ तो आपने उसे क्या बोल दिया, अकर्मक। अब आपको यहाँ पे क्या वाक्य, कुछ अगर आपको पहला क्या था, क्या का उत्तर चाहिए था, वहाँ से सकर्मक अकर्मक पता चल जाता, आपको वाला विधि नहीं पता है, ठीक है। अगर आपने कर्ता, कर्म और क्रिया यह भी नहीं किया, ये तीनों चीज़ को भी आप नहीं पहचान पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप इस बारे में क्या किया, आपने भूतकाल में उसे बदला, और अगर ने दिखा आपको कहीं भी तो आपने उसे बोला सकर्मक, अगर ने नहीं दिखा तो आपने उसे बोल दिया अकर्मक, ठीक है। तो यह सकर्मक और अकर्मक को पहचानने की विधि है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। जैसे कि क्या है, राजेश ने अपने ही प्रश्न पे आए, अपने उदाहरण पे आएंगे, और क्या है, राजेश ने अखबार, मैं बोलता हूँ अखबार को पढ़ा। अगर ये हो गया, क्या राजेश ने अखबार को पढ़ा, और
राजेश ने राजू को मारा। ठीक है। राजेश ने अखबार को पढ़ा, राजेश ने राजू को मारा। आप ये चीज़ों को उपयोग किस में करेंगे देखेंगे, वाक्य शुद्धि में। ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए देख रहे हैं, देखिए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे क्रिया पढ़ रहे हैं और क्रिया के साथ में कर्म देख रहे हैं और ये क्या करता। तो देखेंगे आप, राजेश ने अखबार को पढ़ा, यहाँ पे क्या है, क्रिया तो ये हो गई, क्रिया ये हो गई और कर्म हो गया क्या, अखबार, और ये कर्ता हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया और यह क्रिया हो गई। यहाँ पे जिस बिंदु को मैं समझाने के लिए आपको लाया हूँ वह बिंदु ये है कि अगर जो कर्म है वह कर्म किसमें, अगर कर्म सजीव है, कर्म सजीव है तो उसके साथ में आप को का प्रयोग तो करेंगे, तो वह क्या को का प्रयोग कर सकते हैं क्या। अगर कर्म सजीव है तो आप कर्म में आप को का प्रयोग करेंगे, मतलब सजीव है तो आप को का प्रयोग करेंगे किसके साथ, कर्म के साथ में। और अगर जो कर्म है वह निर्जीव है तो आप को का प्रयोग करेंगे तो वह पूरा वाक्य आपका गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए, राजेश ने अखबार पढ़ा, वो सही रहता। अगर वाक्य में देखिए राजेश ने अखबार पढ़ा तो वह शुद्ध वाक्य लग रहा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, राजेश ने अखबार को पढ़ा, अखबार को पढ़ा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कर्म क्या है, वो निर्जीव है, निर्जीव है तो निर्जीव के साथ में को का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सजीव रहेगा सजीव के साथ में को का प्रयोग करेंगे। तो यह वाक्य शुद्धि के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इसमें फैक्ट है, अगर वाक्य में क्या, वाक्य में निर्जीव कौन सा हो, जैसे अपवाद रहते हैं वैसे ही निर्जीव कौन कौन से हो, बचाना या बढ़ाना, बचाना और बढ़ाना ये दोनों हो। देखिए ये दोनों भी क्या है, निर्जीव ही है, निर्जीव ही है, लेकिन निर्जीव है। अगर इनका अगर वाक्य में ये चीज हो तो देखिए ये बचाना और बढ़ाना ये दोनों क्रिया हैं। अगर ये दोनों क्रियाएं रहती हैं तो वाक्य में सजीव हो या निर्जीव दोनों में को का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे मैं बोलता हूँ ढोल को बजाओ, ढोल को बजाओ, या ढोल को बजाता है, ढोल को बजाता है राजेश, राजेश ढोल को बजाता है, तो ढोल को बजाता है। तो यहाँ पे क्या, अगर बजाना या फिर बढ़ाना ऐसा कुछ शब्द दिया हुआ है, आपको ये शब्द को ध्यान देना है, क्या बजाना और बढ़ाना यह शब्द है, तो उस समय पे आप को का प्रयोग कर सकते हैं निर्जीव के लिए भी। वरना अगर निर्जीव है तो आप को का प्रयोग नहीं करेंगे, वरना वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। अंतिम पॉइंट हमारा बचा हुआ है, उसके अपनी क्लास को विराम देते हैं। क्या है, अकर्मक और सकर्मक। हम पढ़ रहे थे कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कौन से होते हैं। तो आपने देखा एक अकर्मक, एक देखा आपने सकर्मक, क्या अकर्मक और सकर्मक देखा। अगर आप अकर्मक के बाद अगर अकर्मक को भी बांटना चाहें तो अकर्मक के कोई भी भेद नहीं होते। ठीक है, अगर आप अकर्मक के भेद करना चाहेंगे तो अकर्मक के कोई भेद नहीं है। वहीं अगर आप सकर्मक क्रिया के भेद करना चाहें तो इसके दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक कर्मक, क्या एक कर्मक, और दूसरा है द्विकर्मक, द्विकर्मक या बहुकर्मक। सीधी सी बात है, अकर्मक का क्यों हुआ, क्योंकि जब कर्म है ही नहीं, कर्म है ही नहीं तो कर्म, भाई जब कर्म है ही नहीं तो एक या दो कर्म कैसे हो सकता है। जब जीरो कर्म पहले से बता रहे हैं वो, तो आप एक तो कैसे कर सकते हैं भाई। जब आप, मैंने बोल दिया कि आपके पास 0 रुपये है, 0 रुपये मतलब एक भी रुपया नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास 1 रुपये है, 2 रुपये है, हो ही नहीं सकता ना। और ये क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे हैं, तो यहाँ पे बोल सकता है कि आपके पास 1 रुपया हो सकते हैं, 2 रुपये। तो क्या सकर्मक में ही तो भेद होगा ना। तो कभी कभी बुक में किसी बुक में दिया हुआ है कि अकर्मक के भी भेद होते हैं, तो आप उसे गलत मानिएगा। अगर सकर्मक के भेद होते हैं तो हाँ सकर्मक के भेद होते हैं। कौन कौन से, एक कर्मक और द्विकर्मक, द्विकर्मक या बहुकर्मक।
इसके शब्द से ही आपको मतलब पता चल रहा होगा। एक कर्मक का मतलब क्या होता है? एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है एक कर्म की क्रिया के साथ में एक कर्म होगा। क्या? क्रिया के साथ में एक कर्म होगा, और इसमें रहेगा क्रिया के साथ में दो कर्म या दो से ज़्यादा कर्म, बहुकर्मक है ना, दो कर्म या उससे ज़्यादा कर्म। क्या? क्रिया के साथ में एक कर्म तो एक कर्मक, और क्रिया के साथ में दो कर्म तो दो कर्मक। सीधी सी बात है। अब इससे आसानी से आपको कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं इसको उदाहरण से और इसको आसान करना चाहूँ तो जैसे कि कोच ने, उदाहरण से अगर देखें, कोच ने खिलाड़ियों को खिलाया। क्या? अगर कोई कोच है, मान लीजिए क्रिकेटर कोच है, तो क्या खिला रहे सॉरी, तो कोच ने खिलाड़ियों को खिलाया। यहाँ पे देखें, ये जो खिलाया है, यह खिलाया वह किसको प्रदर्शित कर रहा है? वह प्रदर्शित कर रहा है क्रिया को, और ये जो खिलाड़ी है वह प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी खिलाड़ी कर्म क्यों है? देखिए क्या है, कर्म क्यों है? क्योंकि यह सजीव है। और देखिए खिलाड़ियों, क्या कर्म सजीव के लिए या फिर कर्म के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? वह सजीव तो होना ही चाहिए कभी कभी। ठीक है, सजीव है तो कोई अच्छी बात है, लेकिन अगर सजीव नहीं है तो वह क्या, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर आप अगर उसमें मतलब क्या करेंगे, आप उसमें बदलाव करेंगे लिंग वचन कारक के आधार पर, तो बदल रहा है। देखिए क्या ये बदल रहा है? क्या अगर मैं खिलाड़ियों को खिलाड़ी कर दूँ, देखिए बदल रहा है। खिलाड़ी होता है, खिलाड़ियों होता है, खिलाड़ी ये होते हैं, मतलब खिलाड़ियों होता है ना, तो यह वचन के अनुसार बदलता है, इस वजह से यह कर्म हो जाएगा, और यह हो जाएगा कर्ता। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, यहाँ पे एक कर्ता है, एक कर्म है और एक क्रिया है। अब एक कर्म क्या बोलता है? एक कर्म होना चाहिए। द्विकर्म क्या बोलता है? दो कर्म होना चाहिए। अब दो कर्म कैसे बोल, अगर एक दूसरा उदाहरण ले, यही उदाहरण को, कोच ने खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाया। क्या? क्रिकेट खिलाया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला तो कर्ता और क्रिया तो आपको पता है, ये हो जाएगा कर्ता, और यह खिलाया जो है वह क्रिया हो जाएगी। अब जो खिलाड़ी है, यह खिलाड़ी क्या हो जाएगा? खिलाड़ी हो जाएगा कर्म, और एक ही जो क्रिकेट है, क्रिकेट भी कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्म कितने हैं? दो कर्म हैं, तो द्विकर्मक। जिसमें दो कर्म हो वह द्विकर्मक, और जिसमें एक कर्म हो वह एक कर्मक। बस आसान से ही हमारा सकर्मक का भी भेद हो गया। एक चीज़ और छूट गया है हमारा, उसको जल्दी से देख लेते हैं। क्या? कर्म है, तो कर्म में भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा मुख्य कर्म है और कौन सा गौड़ कर्म है। हम लोग इसी उदाहरण में देख लेते हैं। कोच ने खिलाड़ियों को क्रिकेट खिलाया, तो यहाँ पे आपको पता है कर्म क्या है? क्रिकेट है और खिलाड़ियों को। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि इसमें मुख्य कर्म कौन सा है और गौड़ कर्म कौन सा है, तो मुख्य कर्म के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा? मुख्य कर्म के लिए हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि वह हमेशा क्या होता है? क्रिया के पहले होती है, क्रिया के तुरंत पहले होती है। क्या? क्रिया के तुरंत पहले हमेशा मुख्य कर्म होता है। क्रिया के तुरंत पहले, क्रिया के ठीक पहले हमेशा मुख्य कर्म होता है। तो क्रिया के ठीक पहले, तो क्रिया के ठीक पहले आप देख रहे हैं दो कर्म तो हैं, पहला कर्म ये हो गया, दूसरा कर्म ये हो गया। तो क्रिया के ठीक पहले कौन सा कर्म है? क्रिकेट है। तो आप क्या बोलेंगे? मुख्य कर्म क्या है? क्रिकेट। ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें भी अगर आपको डाउट लगे, तो यह क्या होती हैं, जो क्रिया के ठीक पहले या फिर बोलते हैं जो मुख्य कर्म होती हैं, वह हमेशा निर्जीव होती हैं। क्या? निर्जीव होती हैं। और तीसरा,
तीसरा, इसमें क्या रहेगा, इसमें को विभक्ति नहीं रहेगी। क्या, को विभक्ति नहीं रहेगी। अब को विभक्ति क्यों रहेगी भाई? को विभक्ति किसके साथ होती है? जो वस्तु मतलब क्या है, वह संज्ञा या सर्वनाम हो और सजीव हो। क्या, सजीव हो, हमेशा सजीव के साथ में को विभक्ति रहेगी। जैसे हमने पहले के उदाहरण में देखा है, को विभक्ति किसके साथ में रहती है? सजीवों के साथ में रहती हैं। जैसे राजेश ने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा, तो उसमें क्या अखबार को पढ़ा अगर मैंने कर दिया था तो क्या को विभक्ति अखबार को, तो को था क्या? नहीं था। अगर मैंने बोला राजेश ने रावण को मारा, रावण को मारा, राजेश ने राजू को मारा, राजू को मारा, तो राजू क्या है? सजीव है, और सजीव के साथ में आप को विभक्ति जोड़ रहे थे। तो देखिए क्या, जब निर्जीव रहेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए क्या है, निर्जीव रहेगा, सीधी सी, जब निर्जीव रहेगा तो आप को विभक्ति नहीं करेंगे, तो को विभक्ति रहित करेंगे, मतलब जिसमें को विभक्ति नहीं रहेगी। और गौड़ कर्म की बात करेंगे। गौड़ कर्म कौन से होते हैं? तो गौड़ कर्म में आपको ध्यान देना है, यह क्या क्रिया के मुख्य क्रिया के पहले रहेगा, या मुख्य क्रिया के मुख्य कर्म के पहले, है ना, मुख्य कर्म, क्योंकि ये देखिए मुख्य कर्म तो क्रिया के पहले क्या रहेगा? मुख्य कर्म रहेगा, और मुख्य कर्म के पहले क्या रहेगा? गौड़ कर्म रहेगा। गौड़ कर्म, तो यह मुख्य कर्म के पहले। अब मुख्य कर्म के पहले आप इस शब्द में बताइए कि मुख्य कर्म कहाँ पे है, कौन सा है? तो मुख्य कर्म आप बोलेंगे क्रिकेट है, और क्रिकेट के पहले यहाँ पे जो कर्म है वो से बोलेंगे गौड़ कर्म। वह कर्म कौन सा है? खिलाड़ी। ठीक है, उसके बाद ये सजीव होते हैं, ये भी है, खिलाड़ी सजीव ही तो हैं। और आप बोलेंगे को विभक्ति, तो को विभक्ति है खिलाड़ियों को, तो को विभक्ति सहित होगा, को विभक्ति सहित। तो दोस्तों हमारा जो कर्म वाला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, ये बहुत अच्छे से और जितना आसानी से हो सकता है उतना आसानी से हमने समझाने की कोशिश किया। दोस्तों क्रिया हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके साथ में विकारी शब्द भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अविकारी शब्द देखेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग दोस्तों। चलिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।